हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आपका स्वागत है। और जैसा कि ये मेरे हिसाब से 5वीं क्लास है और इसमें पेन मैं चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा दिखे जिसकी वजह से। ये 5वीं क्लास है जिसमें कि हम लोग मार्च का देखेंगे, मार्च का पहला पार्ट। और आपको पता होगा कि अभी तक के जो 4 क्लास हुए हैं उसमें हमने जनवरी प्लस फरवरी का पूरा करंट अफेयर अभी तक कवर किया है। उसके साथ साथ एक छोटा वीडियो सीरीज चल रहा है 25 डे का, जिसमें कि 25 टॉपिक कवर करेंगे और उसमें से मैं ये कह सकता हूँ कि 10 से 12 क्वेश्चन उसमें से आएंगे ही आएंगे किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो वो छोटे टॉपिक्स हैं जैसे कि नोबेल प्राइज था, फिर फ्रेंच ओपन था, मतलब एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन मैंने कवर किया, फिर मैं चारों जो भी टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं वो कवर करूंगा, फिर वर्ल्ड कप करूंगा और अवार्ड्स एंड ऑनर्स करूंगा। एक जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ये सब मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप दिमाग में रख लीजिए कि चैनल को आप जितना लोगों तक पहुंचाएंगे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। तो एक रिक्वेस्ट बस मेरी ये रहेगी, और ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और क्लास आज की शुरू करते हैं। मार्च का ये पहला पार्ट है, ठीक है, पार्ट 1। और मुझे लगता है जिन्होंने 2 क्लास, बाकी 4 क्लास देखी होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 20 से 25 मिनट की मैं बना रहा हूँ और ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एटलीस्ट मेरा एक टारगेट है कि 40 से 50 टॉपिक पर मंथ कवर करो। और इम्पॉर्टेंट है, सारे इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। और मैं ये बता दे रहा हूँ कि आईबी, सीएसआईआर और जो यूपी पीसीएस किसी भी एग्जाम के लेवल तक, इनफैक्ट यूपीएससी तक के लेवल के क्वेश्चंस मैं रख रहा हूँ, टॉपिक्स रख रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ें जो पीडीएफ, जो यूपीएससी एग्जाम दिए होंगे पीडीएफ को देख रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मिशन हर पेमेंट डिजिटल। ठीक है, मिशन हर पेमेंट डिजिटल। तो अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है उस पर फोकस करते हैं। पहली चीज कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको लॉन्च करता है। कौन लॉन्च करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखिए इसका एक लोगो है, मैं इमेज इसलिए रखता हूँ कि चीज़ें आपको याद रहे। देखिए 2 रुपए खड़े हैं, ठीक है, 5-5 सौ की नोट लिए, और यहाँ पे डिजिटल पेमेंट अपनाओ, अपना मतलब औरों को भी सिखाओ। ठीक है, ये चीज़ें इनका वो है, आरबीआई कहता है ये। तो क्यों, कौन लॉन्च करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ड्यूरिंग डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक 6 to 12 मार्च 2023 टू इनकरेज डिजिटल पेमेंट। ये डिजिटल पेमेंट वीक था। देखिए अभी के क्वेश्चन जो बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मैं उन पे ही फोकस रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो लगता है जितने इंपॉर्टेंट स्कीम्स हुए, मेजर्स इशू हुए, वो ही इस समय के इंपॉर्टेंट हो गए। लेकिन जून से लेकर के, मैं बता दूं आपको, जून से लेकर के आपका दिसंबर तक सारे इंपॉर्टेंट होंगे। तो वो जो 6 से 7 महीने का होगा ना, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस रखिएगा। उसमें मैं छोटी छोटी न्यूज़ भी रखूंगा पीपीटी में। ठीक है, अब बात करते हैं। आरबीआई अपील टू स्टैक होल्डर बैंक पेमेंट, ये सब को अपील किया है कि डिजिटल पेमेंट की तरफ बढ़ावा दे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, कि इसको कौन लॉन्च करता है। तो यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंट में रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बार पूछ देता है कि लोग, क्या लगता है ना, फिनांस मिनिस्ट्री ऑप्शन में एक रहेगा, फिनांस मिनिस्ट्री। और क्योंकि ये सब चीज़ें ना, देखिए एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। आपको पता होगा मॉनेटरी पॉलिसी कौन करता है रेगुलेट? तो वो करती है आरबीआई। लेकिन फिजिकल पॉलिसी कौन करता है? वो करती है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी मैं बताऊं, अभी रिसेंट में एक एग्जाम हुआ था, मैं उसका पेपर देख रहा था, डीएफसीआईएल का। ठीक है, डीएफसीआईएल का पेपर हो रहा था, उसमें मैंने देखा कि करीब करीब बहुत सारे बच्चों का ये गलत हुआ था। क्वेश्चन पूछ दिया था कि मॉनेटरी पॉलिसी किसका है, या नहीं, माफ कीजिएगा, पूछ दिया था कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किससे रेगुलेट करती है। तो उसमें ऑप्शन में था मॉनेटरी पॉलिसी, और भी था, और एक था फिजिकल पॉलिसी। तो आपको मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चों ने मॉनेटरी पॉलिसी मारा था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है ना, वो फिजिकल पॉलिसी है, और आरबीआई का है वो मॉनेटरी पॉलिसी है। ये दिमाग में आप लोग रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ये इंपॉर्टेंट इंडाइसिस है, इसलिए मैंने इसको रखा है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, अब इसका क्या ना, 10th एडिशन था। देखिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक टेररिज्म इंडेक्स और भी आपको लास्ट में मिलेगा, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट में रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट में रखिएगा। अब एक सिडनी बेस्ड इंस्टीट्यूट है फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, आईईपी बोलते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड पीस, उन्होंने क्या किया है, लॉन्च किया है, ये 10वां बार है इनका। इसमें ना जब से, मतलब लगभग लगभग मेजोरिटी टाइम अफगानिस्तान ही टॉप पे रहा है। और आपको पता होगा कि अफगानिस्तान में क्या इशू चल रहा है। ठीक है, अफगानिस्तान में क्या इशू चल रहा था आपको पता होगा, जो उनकी उनकी गवर्नमेंट थी अनस्टेबल हो गई। और एक मैं रीज़न भी बताऊं, जो लोग ज्योग्राफी पढ़े होंगे और इंडिया का मैप, मैं उनको बता रहा हूँ कि जैसे इंडिया का मैप मान लीजिए, थोड़ा सा फोकस मत करिएगा कि कैसा बन रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए ये वाला पार्ट है, यहाँ एक पाकिस्तान है। ठीक है, यहाँ पाकिस्तान है और यहाँ पे अफगानिस्तान है, मान लीजिए। ठीक है, ये अफगानिस्तान है।
अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है। आपको पता ही होगा, छोटा सा बच्चा है पाकिस्तान, और ये है अपना अफगानिस्तान। और यहाँ से जो रास्ता जाता है ना किसी भी चीज़ों के लिए, ये यहीं से होके जाता है। इसको सिल्क रूट में भी इसको लेते हैं। सिल्क रूट के बारे में आपको पता होगा तो पता होगा, सिल्क रूट के बारे में भी इसको लेते हैं। और चाइना भी जो अपना रास्ता बना रहा है ना यहाँ से, वो यहीं से होते हुए, पीओके से होते हुए, अफगानिस्तान से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए जा रहा है। और पीओके भाई अपना पार्ट है, पाकिस्तान ने रखा है बच्चे को, जब चाहे तब ले ले हम लोग तो, ठीक है। और यहाँ पे जो ये पीओके वाला पार्ट है, यहाँ से होते हुए जाता है, ठीक है। और इसमें अफगानिस्तान का भी कुछ जगह होते हुए जाता है। ये जो लैंड है ना, ये हिंटरलैंड और जो मेन लैंड होता है ना, उसको जोड़ता है अफगानिस्तान। और यहाँ पे इसीलिए आप देखेंगे हिस्ट्री से यहाँ पे स्टेबिलिटी आपको मिलेगी ही नहीं अफगानिस्तान में। मैं माफ कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा एक पेज ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा उस तरह से नहीं हो रहा है। एक सेकेंड। हाँ, हाँ, यहाँ पे मैं समझा लेता हूँ, ठीक है। एक सेकंड, इसको हटा लेता हूँ। देखो, जैसे ना ये इंडिया का मैप है मान लो, ठीक है। अब इन चीज़ों को जो जोड़ता है, ठीक है, मैं ऐसे कर लेता हूँ। हाँ, थोड़ा सा मैप पे मत जाइएगा। ये मान लीजिए इंडिया का लैंड है। तो यहाँ पे जो ये अफगानिस्तान वाला पार्ट है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। ये जो एरिया है ना, हमेशा फाइट वाला रहा होगा। आपको पता होगा, अहमद साहब दाली का नाम सुना होगा आपने, अहमद साहब दाली, नादिर, ये लोग इसी रास्ते से आते थे। तो ये रास्ता होता था मेन लैंड को समुद्र वाली लैंड से जोड़ने का। यहाँ से आप समुद्र की तरफ पहुंच जाएंगे। यहाँ पे जो रसिया वाला पार्ट था, वो हिंटरलैंड में आता था। अगर ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा अच्छे से, बहुत डीप जाके, तो ये चीज़ें बताई जाती हैं। तो ये जो एरिया है ना, हमेशा अनस्टेबल रहेगा, क्योंकि ये जो रास्ता है, इस पे सब लोग अपना ऑक्युपाई करना चाहेंगे। जैसे आपका घर होगा कहीं, और मान लीजिए गांव में सुना होगा छोटे मोटे विवाद चलते रहते हैं, तो अगर किसी के घर के सामने से जाना होता है ना, तो वो फिर हमेशा वो जगह विवाद की बनी रहती है, अगर किसी का रास्ता रहता है वो तो, और जमीन किसी की रहती है तो वही इशू अफगानिस्तान में चलता रहता है, जिसकी वजह से वहां पे हमेशा लड़ाइयाँ चलती रहती है। अभी तालिबान वाला इशू आपको पता होगा, ठीक है, तालिबान वाला क्या चल रहा है। अब नेक्स्ट आते हैं कि क्या है इस टेररिज्म इंडेक्स पे। तो मैं पहले एक चीज करता हूँ कि इसको हटा देता हूँ, ठीक। हाँ, अब देखिए, इसमें अफगानिस्तान ने टॉप किया। मैं मुझे लगता है जितना मैंने समझा है, इसमें आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि अफगानिस्तान ने क्यों टॉप कर रहा है हर बार। इंडिया 13वें रैंक पे था, मतलब अगर मोस्ट अफेक्टेड देखा जाए जो कि टेररिज्म से हैं, उसमें इंडिया 13वें स्थान पे है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और टॉप पे कौन है, वो इंपॉर्टेंट है। टॉप पे अफगानिस्तान है। अब इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मैं ये बता दूंगा कि आईएस जो है ना, इस्लामिक स्टेट, वो इस्लामिक स्टेट थोड़ा सा इन चीज़ों में रिजिट रहते ही हैं, आपको पता ही होगा। आईएस का नाम सुना होगा। इस्लामिक स्टेट जो है वो मतलब इस चीज़ में सबसे डेडलिएस्ट ग्रुप है अभी तक में। और इस ग्रुप से आपको पता होगा इंडिया भी बहुत अफेक्टेड रहता है। और ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, वो टेररिज्म ग्रुप को हेल्प कर रहा है बहुत ज़्यादा। क्या हो रहा है ना, उनको फंडिंग मिल जा रही है उसकी वजह से, और बहुत सारी चीज़ें उनको मिल जा रही हैं। अब मैं एक इमेज दिखा रहा हूँ आपको। मैं एक आपको इमेज दिखा रहा हूँ, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि क्या मतलब कि जो वो है, क्या रेशियो सिनेरियो है। अब देखिए, लो और वेरी लो वाला तो नहीं जाते हैं, और वो आपको रसिया और यूरोप वाला पार्ट मेजरली मिलेगा। और चाइना में देखो इम्पैक्ट ही नहीं है। कारण क्या है, चाइना में अगर आप थोड़ा सा भी बोलोगे ना, तो वो आप तोड़ के रख देते हैं। वहाँ पे ये नहीं है कि वहाँ ऑटोक्रेसी टाइप की चीज़ें हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी प्लस ऑटोक्रेसी वाला कॉन्सेप्ट है वहाँ, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है ना, वो एक ही रूल करती है वहाँ पे, लेकिन होता ही इलेक्शन है, ठीक है। वो ही डिसाइड करती है कि कौन जीतेगा। तो ये यहाँ पे नो इम्पैक्ट इसकी वजह से है, क्योंकि चाइना में अगर आप किसी चीज, उनको कुछ भी तोड़ना फोड़ना कुछ भी करना हो, वो तुरंत तोड़ सकते हैं, उनको कोई नहीं बोल सकता। यहाँ पे आप छोटी सी चीज में डेवलपमेंट करने के लिए भी जाएंगे तो विवाद हो जाते हैं अपने यहाँ इंडिया में। अब देखिए, इंडिया क्या है ना, हाई में है, हाई रिस्क में है। और यूएसए जो है वो मीडियम रिस्क में है, मीडियम रिस्क पे है। और ये आपको पता होगा, अलास्का है। अलास्का पहले रसिया का पार्ट हुआ करता था। अगर यहाँ पे देखेंगे ना, ये वाला जो पार्ट है, यहीं से जुड़ता है ये अलास्का। तो अलास्का जो था, ये क्योंकि गोल है ना, ऐसे मिल जाता है। इसमें आपको प्लेन में दिख रहा है ऐसा। अलास्का पहले रसिया का पार्ट था, रसिया ने बाद में उसको बेच दिया यूएसए को, ठीक है। सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल अगर देखेंगे आप, तो ये इंडिया के बाद ये अफ्रीका वाला पार्ट है। अफ्रीका में बहुत ज्यादा स्थिति खराब रहती है हमेशा। और यहाँ पे देखिए, पाकिस्तान और ये बहुत ज्यादा वेरी हाई रिस्क पे है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान नंबर 1 पे, और पाकिस्तान का रहना बनता भी है, आपको पता ही होगा, क्योंकि वहीं से पैदा होते हैं टेररिस्ट, तो बनना तो उनका बनता है ना टॉप पे इस चीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वाई लिंक। अब देखिए, वायु लिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये न्यूज़ में रहा है। और इसका कुछ इंपॉर्टेंस ये भी है ना, कि ये जो मतलब चीज़ें, जो एक एक पॉइंट होते हैं ना बेसिक, उस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पूछ देता है पहला चीज़, तो वायु लिंक क्या है। तो वायु लिंक मैं आपको बता दूं, आई ए एफ, आई ए एफ,
ठीक है, डेवलप किया है इंडिजीनियस प्लेटफॉर्म जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन बेस स्टेशन के साथ। जैसे क्या है ना, इसमें जैमर लगा रहेगा नीचे, और उसमें क्या होगा कि वो चीज़ें आपको मतलब कि बैटलफील्ड पे काम आएंगी। जैमर लगा रहेगा, चीज़ें वो होंगी। और डाटा लिंक सिस्टम होगा विद कनेक्ट, मतलब बहुत सारे नॉन कम्बैट सिग्नल। जैसे ये देखो बेसिकली क्या हुआ है ना, ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाएगा फॉर उसके लिए जबकि कोई ट्रेस ना कर सके, और उसके लिए जैमर भी लगे रहेंगे। और इसमें क्या होगा ना, बैटल फेस ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। जो आपके फ्रेंडली फोर्सेस हैं, जैसे इसको आईएफए ने किया, मतलब इंडियन एयरफोर्स ने किया है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो दो फ्लाइट उड़ रही हैं, अब उसमें सामने वाले का कम्युनिकेशन ट्रेस और मिक्स ना हो, और कुछ दिक्कत ना आए, कोई ट्रेस ना कर ले, उस चक्कर में इसको बनाया गया है, जिससे कि जब फाइट वाइट होगी तो थोड़ा सा आसान होगा। जैसे अभिनंदन जब गए थे, तो आपको पता ही होगा मिग 29 से उन्होंने वहाँ के F-16 को मार गिराया था। ठीक है, F-16 उनका आधुनिक था, और जो कि अपने यहाँ का रिसेंट अगर देखा जाए इस समय पे, तो जो अपना आया है फ्रांस से हम लोग लिए हैं, क्या नाम है यार, उसके दिमाग उतर गया मेरे। ठीक है, तो वो उसके लेवल का है, अगर 5th जनरेशन का है अराउंड, ये 3rd जनरेशन का 70s का। तो इसीलिए चाइना बहुत खुश हो, अरे रसिया बहुत खुश हो रहा था कि चलो भाई हमने तो अमेरिका का मार गिराया है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो बात अमेरिका और यूएसए की नहीं है, बात है एबिलिटी की। अभिनंदन के अंदर, हमारे फौजी भाइयों के अंदर इतनी ज़्यादा एबिलिटी है ना, इतनी ज़्यादा ताकत है ना, कि उस चीज़ को वो उस तरह से कवर कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि इसका रेंज करीब 1 किलोमीटर के आसपास था। इसका 7 से 8 किलोमीटर का रेंज था, जो कि उनके कम्युनिकेशन को पकड़ते ही उनके रडार में आ चुके हैं, और फिर भी इन्होंने गिरा दिया। मतलब बहुत ही बड़ी बात है, इसलिए अभिनंदन का तो भाई जवाब ही नहीं है। आपको पता होगा उनको एक अभी अवार्ड भी मिला है, और कौन सा अवार्ड मिला है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, ऐसी देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, आपको इंगेज करेंगी। ठीक है, चीज़ें जानने के लिए। अब देखिए MQ-9 रीपर क्या है। रिसेंटली यूएसए क्लेम दैट रसिया जेट्स ड्रोन। अब देखिए मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, पहली चीज़ कि पूछ देगा MQ-9 न्यूज़ में था, ये है क्या। तो पहली चीज़ कि ये एक ऑटो ड्रोन पायलट है, ऑटो पायलट है, रिमोटली मतलब पायलटेड है। ठीक है, रिमोट इसको पायलट करता है, रिमोट से। और ये ड्रोन है, ये ऊपर उड़ता रहता है, जैसे देखो इसकी इमेज है, जहाज जैसा ही रहता है। इसका नाम और क्या है, प्रेडिएटर बी। ये बेसिकली रसिया का है, और यूएसए ने क्लेम किया है कि ये ब्लैक सी के ऊपर देखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता ना, जितना इंपॉर्टेंट है कि क्या है। तो ये एक रिमोटली ऑपरेटेड पायलट एयरक्राफ्ट है। ठीक है, रिमोटली पायलट मतलब रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट है, जो कि रिमोट से ऑपरेट किया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अब ये इंपॉर्टेंट है IBACIO और CSIR के दृष्टिकोण से, अगर आप देखेंगे तो। अब देखिए, अब कुछ एक्साइज न्यूज में थी। सिन्यू मैत्री, सिन्यू से क्या लगता है, सिन थोड़ा सा जापान का नाम नहीं लगता, सिन्यू टाइप का, तो वो जापान और इंडिया के बीच में हुआ है एयर डिफेंस में। ये इंडिया का था IFA, और वहाँ का था जापान एयर डिफेंस फोर्सेस। ठीक है, तो सिन्यू कहाँ का है, सिन्यू जो है वो एक्साइज इंडिया और जापान के बीच में हुआ। डस्टिन का मैंने पिछले क्लास में बताया था कि यू से याद रख लीजिएगा, उज्बेकिस्तान की आर्मी। ठीक है, इंडिया और उज्बेकिस्तान। फ्रिंज क्या है, फ्रिंज को याद रखिएगा, FR से फ्रांस और IN से इंडिया। तो फ्रिंजेक्स। ठीक है, तो उससे याद रखिएगा कि इंडियन आर्मी और फ्रांस आर्मी के बीच में मेडन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। बोल्ड कुरुक्षेत्रा कहाँ का है, बोल्ड कुरुक्षेत्रा आपको याद करना होगा, क्योंकि इसमें जगह का नाम है, तो इंडिया और सिंगापुर का है, ये याद रखिएगा। मुझे लगता है ये चीज़ें आपकी कवर हो गई होंगी। नेक्स्ट आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए एशियाटिक लैंड के ऊपर चीज़ें न्यूज़ में थी, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको बता दे रहा हूँ। पहली चीज़ की प्रोजेक्ट लैंड कब शुरू हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है, प्रोजेक्ट लैंड। बाकी मैंने आपको बताया था प्रोजेक्ट टाइगर भी। ठीक है, पिछले क्लास में अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बताया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बताया था, और एलिफेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में। ये सब चीज़ों का मैंने बताया था किस ईयर में आया था। तो प्रोजेक्ट लायन आया था 1972 में। ठीक है, अब हुआ क्या, इसको इंदिरा गांधी के टाइम पे आया था, इंदिरा गांधी के टाइम पे। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। तो गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रपोज सेकंड होम फॉर एशियाटिक इन गुजरात एट बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, BWS याद रखिएगा। इट इज़ अबाउट 100 किलोमीटर इन दियर प्रेजेंस ऑफ गिर नेशनल पार्क विच इज ओवरफ्लो विद द बिग कैट। ठीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे गिर में हो गए थे, तो इसकी वजह से 100 किलोमीटर दूर एक मतलब पूरा एक एरिया बनाया गया। अब इसमें कुछ चीज़ जान लीजिए। एक चीज़ न्यूज़ में थी लास्ट ईयर, मैं बता दे रहा हूँ, लायन @47, ये न्यूज़ में था, इसको जान लीजिएगा। ये क्यों था, विजन फॉर अमृतकाल, इसको लिखा गया था विजन फॉर अमृतकाल। ठीक है, अमृतकाल, ये याद रखिएगा, विजन फॉर अमृतकाल।
ठीक है। और ये एक्चुअली क्या था ना, ये क्यों बना था, रीस्टोर करने के लिए और मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए लायन को। लायन एट द रेट 47 याद रखिएगा, ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं कि और क्या चीज़ें थी। हाँ, एक और चीज़ें आपको मैं बता दे रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि ये इंडेंजर्ड है और IUCN की लिस्ट में और अपेंडिक्स 1 में आता है साइट्स की। ठीक है। दूसरा चीज़, एशियाटिक लायन स्लाइटली स्मॉलर देन अफ्रीकन लायन, थोड़ा जो अफ्रीका के लायन होते हैं उनसे थोड़ा सा छोटे होते हैं, और जो अफ्रीकन लायन है वो वल्नरेबल है। ठीक है। अब आते हैं एशियाटिक लायन फाउंड ओनली इन इंडिया, ये पता है कंफर्म, और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये देख लीजिए। ये लगभग लगभग गुजरात के ही पास में सारे हैं। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ जो कि क्वेश्चन आपके दिमाग में होनी चाहिए। एशियाटिक लायन री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ, ये आपको बताना है। ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको इतना पता हो गया प्रोजेक्ट लाइन कब हुआ। ठीक है। प्रोजेक्ट लाइन मैंने बता दिया आपको। फिर मैंने आपको बता दिया कि लाइन एट द रेट 47 कब है, कब हुआ था, क्या हुआ था, 2022 में आया था, उसका क्या काम था। और अब है एशियाटिक लायन री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, ये आया है आपका 2004 में। 2004 में। ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा आपका, कब आया है ये, 2004 में। इतना इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। अब आते हैं प्लास्टिक रॉक पे। प्लास्टिक रॉक क्या है। प्लास्टिक रॉक रिसर्चर हैव फाउंड दैट ए प्लास्टिक रॉक इन ब्राजील, याद रखिएगा, मैं पूरा एग्जैक्ट जगह बताने को बता दूं लेकिन आप दिमाग में उलझेंगे, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ ब्राजील में। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। पहली चीज़ ये क्या है, प्लास्टिग्लोमेरेट्स, मतलब एक मिक्सचर होता है सेडिमेंट्री ग्रेनुअल्स का, अदर डेब्रिस हेल्ड टुगेदर बाय प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक क्या करती है ना, उन चीज़ों को रोक के रखती है, बांध के रखती है। इसका इमेज देख सकते हैं, जैसे ये प्लास्टिक है और इसने बांध के रखा है, ऐसे सेडिमेंट्री राख टाइप की चीज़ें हैं। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। जो जो जैसा जैसा इंपॉर्टेंट होगा उन चीज़ों पे मैं उसी हिसाब से फोकस करूंगा। ठीक है। तो ये चीज़ें आप दिमाग में रख लीजिए। अब देखिए, एक लिक्विड ट्री आया है न्यूज़ में। लिक्विड ट्री कहाँ पे, सर्बिया में, बेलग्रेड में, सर्बिया में इंट्रोड्यूस किया गया है। ये ट्री क्यों है, क्या है, ये एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। तो क्वेश्चन में आ जाएगा, व्हाट इज लिक्विड ट्री या लिक्विड थ्री। तो वो क्या है, एयर पॉल्यूशन कम्बैट के लिए है, ये दिमाग में रख लीजिएगा। लिक्विड थ्री कंटेन वाटर यूजेस माइक्रोलेज, हाँ, माइक्रोएल्गी टू रिड्यूस ग्रीन हाउस इमिशन। अब क्या है ना, ये ग्रीन हाउस इमिशंस के लिए है और मेनली एयर पॉल्यूशन के लिए है। तो दिमाग में इतनी चीजें रखिए, इससे ज्यादा रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आप चीजें भूलेंगे। बहुत ज्यादा पढ़ना है अभी। आप 12 महीने का कंप्लीट होते होते ना आपके सर में बहुत कम चीजें रह जाती है, इसलिए रिवीजन बहुत मस्ट है। तो इसलिए अगर ना हो ना तो वीडियो को 2x पे 2 बार देख लीजिएगा, वो चलेगा। अभी एक बार देख लीजिए, एग्जाम पास है तो एक बार देख लीजिएगा, लेकिन 2x पे देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस समय एक बार अच्छे से देख लीजिए, दूसरी बार 2x पे लगा के देख लीजिए। ठीक है। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट हैज बीन रिलीज बाय यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। ठीक है। ओनली 17%, 17%, मतलब 17% कंट्रीज हैव सेक्सुअल ओरिएंटेड जेंडर आइडेंटिटी एंड जेंडर एक्सप्रेशन इशू लीस्ट कर। अब होता क्या है ना, 17% ही कंट्री हैं। जैसे मान लो अगर 100 कंट्री हैं एग्जाम्पल, तो उसमें से 17 कंट्री ही ऐसी हैं जो कि जेंडर मतलब वुमेन और मेंस के लिए बराबर का वो चीज़ें रखती हैं। ठीक है। इस पे बात की गई है। और बेसिकली इस पे याद रख लीजिए कि ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो यूनेस्को करता है। इसमें बहुत ज़्यादा डीप में मैं नहीं ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है चीज़ें आपको उस लेवल पे याद नहीं रहेंगी। इसलिए जो जो, क्योंकि देखिए अभी जो रिसेंट वाले इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं बता दूंगा, लेकिन याद रखिए एजुकेशन से रिलेटेड जो मॉनिटरिंग है वो कौन करता है, यूनेस्को करता है। वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट कौन लाया है, वर्ल्ड बैंक लाया है। ठीक है। ये दिमाग में रखिए, इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, और जो लोग इच्छुक हैं इसको अपने से पढ़ सकते हैं, मैं PDF प्रोवाइड करूंगा ही। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। मैं इतना बता दे रहा हूँ, वुमेन बिजनेस एंड लॉ 2023 की रिपोर्ट कौन रिपोर्ट पब्लिश करता है, वर्ल्ड बैंक करता है। ठीक है। अब ग्लोबली क्या है, 77% जो लीगल राइट्स हैं वो मैन की अपेक्षा वुमेन बस पाती हैं। जैसे अगर 100 मैन पाते हैं तो 77 ही वुमेन पाती हैं राइट्स को। ठीक है। ये इसका वो था, मेन क्रक्स था, मैंने ये बता दिया। अब आते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट है वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2022। इट इज एनुअल स्टैटिकल कंपाइल जेंडर रिलेटेड इंडिकेटर ऑफ इंडिया रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सेक्स रेशियो क्या है, ये 2021 के अकॉर्डिंग 945, एक्सपेक्टेड टू रीच 952 इन 2036। आप समझ सकते हैं, अभी से 14 साल 15 साल बाद, मतलब अभी से नहीं, 2021 के कंपेयर में 15 साल बाद ये 950 पहुंच पाएगा। ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 28 है, और लिटरेसी रेट
77.7 है, जो कि पिछले साल के कंपेयर में बढ़ा है थोड़ा। पिछले साल आपका 74, मतलब 2011 में अगर 74% के आसपास था। ठीक है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है 41%। तो इसमें से मेजर ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि याद करना, एक बार देख लीजिए, वो जरूरी है। अब ये देखिए, कैंडिडा औरस न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था, आप क्वेश्चन पूछ देगा, वाई इन न्यूज़, वाई इन, व्हाट इज दिस विच इज इन न्यूज़, समथिंग कुछ करके पूछ देगा, वाई इन न्यूज़। ठीक है। Candia auris. It is a multi-drug resistance fungus that is capable of causing invasive infection in human body, currently spreading in USA. यूएसए में एक फंगस है जो कि ये डेवलप हो रहा था, और बेसिकली क्या है, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट फंगस है। जापान में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। स्प्रेड थ्रू कांटेक्ट एंड कैंटिमेटेड सरफेस, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होता है इसका। ठीक है। ठीक है, अब ये दिमाग में रख लीजिए, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होता है। कहाँ पे आया है ये, पहले जापान में आया है, इस समय यूएस में फैल रहा है, और ये मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट फंगस है। ठीक है। अब एक मतलब ये जो है फेलोशिप प्रोग्राम है, वो न्यूज़ में था। तो उसका नाम क्या है, वैभव फेलोशिप प्रोग्राम। इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च की है इसको, दिमाग में रख लीजिएगा, वैभव फेलोशिप प्रोग्राम। अब ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है वैभव फेलोशिप फॉर एनआरआई रिसर्चर। जो एनआरआई रिसर्चर हैं, एनआरआई किसको बोलते हैं, जो इंडिया के तो हैं लेकिन वो बाहर रह के काम करते हैं। वैभव फेलोशिप एम टू इम्प्रूविंग द रिसर्च इकोसिस्टम ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ये दिमाग में रख लीजिएगा कि एजुकेशन से रिलेटेड है वैभव, और किसके लिए है, बेसिकली देखा जाए तो एनआरआई रिसर्चर के लिए, एनआरआई रिसर्चर के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये चीजें आप दिमाग में रख लीजिए। अब एक आती है सैंड बैटरी, ये न्यूज में था। किसने इंस्टॉल किया है, फिनलैंड है इंस्टॉल वर्ल्ड फर्स्ट सैंड बैटरी दैट कैन स्टोर हीट फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स फॉर मंथ। ठीक है। अब महीनों महीनों तक क्या करेगा, जो एनर्जी है वो स्टोर करके रखेगा हीट के फॉर्म में। ठीक है। हाई टेम्परेचर थर्मल एनर्जी स्टोर करेगा, सैंड लाइक दैट मटेरियल। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं, मैं आपको बेसिक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये कैसे वर्क करेगा, वो उस पर बात करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी मान लीजिए जनरेट हुई टरबाइन के पैनल के थ्रू, यहाँ से सोलर पैनल पे। अब उसमें से 30% एनर्जी क्या करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड लोकल को ट्रांसफर कर देते हैं कि भाई 30% एनर्जी जो लोकल्स होंगी, जो वहाँ की जनता होगी, वो यूज करेगी। 70% क्या होता है ना, 70% इस सैंड बैटरी में दे देंगे, और 600 से 1000 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब वो हीटिंग तक का रहेगा। अब क्या होगा, जब विंटर सीजन आएगा, जब धूप नहीं आएगी, तो ये सैंड बैटरी प्रोवाइड कराएगी हीट फिर से इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, जो मतलब कि चीजें हैं जो कि यूज में डेली लाइफ में रहती हैं। तो आपको समझ में आ गया ये चीजें, सैंड बैटरी क्या है, क्यों काम करती है। ठीक है। अब आते हैं छोटे छोटे न्यूज पे, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी देखिए क्वेश्चन, अभी जो एक पेपर हुआ था, मैंने बताया डीएफसीएल का मेंस हुआ था, टीयर 2। उसमें ये पूछा था कि मटुआ कम्युनिटी कहाँ से रिलेटेड है। तो पहली चीज, मटुआ कम्युनिटी यही इंपॉर्टेंट है इसमें, वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। और ये किसके बर्थ एनिवर्सरी पे ऑर्गेनाइज हुआ है, हरिचंद्र ठाकुर। मैं बहुत ज्यादा देखिए नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप जाएंगे इसमें तो फंसेंगे, इसलिए ये ध्यान रखिए, मटुआ कम्युनिटी कहाँ की है, वेस्ट बंगाल की है। और ये 1900 सेंचुरी में, 19 सेंचुरी में, मतलब 19 सेंचुरी कौन सा होता है, 1800 से लेकर के 1900 के बीच में, जो था, इनको अनटचेबल के ग्रुप में रखा गया था। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, कटु कट्टू नायक ट्राइब। कट्टू नायक ट्राइब क्या है ना, ऑस्कर अवार्डेड डॉक्यूमेंट्री फिल्म है एलिफेंट विस्पर। ठीक है, वहां से उन्होंने उस चीज को, उनको मतलब मिला है। ठीक है। तो अब इस पे मैं कुछ चीजें बेसिकली बता दे रहा हूँ, न्यूज में था तो इसलिए जरूरी है कि इसके प्रोड्यूसर कौन है। ठीक है, इसके प्रोड्यूसर हैं आपके गुनीत मोंगा। गुनीत मोगा, पहली चीज मैं बता दे रहा हूँ। दूसरा कौन है, अ- आर आचिन जैन। आचिन जैन। डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर है कार्तिकी गोंसाल्विस की, गोंसाल्विस, गोंसाल्विस। ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, कार्तिकी गोंसाल्विस है। और इसको बेसिकली डॉक्यूमेंट्री फिल्म में मतलब अवार्ड भी मिला है ऑस्कर का। ये तमिलनाडु और केरला के जो नीलगिरी है वहाँ पे बेसिकली हुआ है। और ये मिक्सचर है ऑल द्रविडियन लैंग्वेज का, मतलब जितने भी साउथ इंडियन के लैंग्वेज है ना, उनके मिक्सचर है इसमें। तो ये ज्यादा नहीं जानते क्योंकि पुराना हो चुका है। अब आते हैं सामर्थ्य स्कीम। सामर्थ्य स्कीम ने किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने। द स्कीम इज फॉर्मुलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। द स्कीम एम टू ट्रेन 10 लाख पर्सन
9 लाख इन ऑर्गेनाइज्ड एंड 1 लाख इन ट्रेडिशनल सेक्टर में। ठीक है, सामर्थ्य क्या है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने किया है, बस इतना याद रखिएगा। अब आते हैं रायसीना डायलॉग पे। रायसीना एक मल्टी कॉन्फ्रेंस कमेटी है जो कि मतलब ये एनुअली हेल्ड होता है इन दिल्ली सिंस 2016। 2016 से जब से मतलब मोदी जी आए हैं उसके बाद से ये लगातार हो रहा है। रायसीना इसका नाम क्यों है, ये जो राष्ट्रपति भवन है ना अपना, वो रायसीना पहाड़ पे है। रायसीना अरावली का एक पार्ट है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम है रायसीना डायलॉग। ठीक है, रायसीना जो पहाड़ है उस पे है। उसको कौन कोलैबोरेट किससे हुआ है, मतलब कौन कौन होस्ट किया है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो बहुत ज़्यादा इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। ये न्यू दिल्ली में हुआ है। यूएनएससीआर 2396। कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिज्म, मैंने बताया था कंट्री रिपोर्ट आएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना दिमाग में रख लीजिए आप कि इंडिया हैज एफर्ट 22 डिटेक्ट, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने दे दिया है, अगर आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट था वो चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब आता हूँ, ये आज का लास्ट टॉपिक होगा, CO2 इमिशन इन 2022 रिपोर्ट्स। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईईए रिलीज CO2 इमिशन रिपोर्ट 2022। ठीक है, रिपोर्ट इज द फर्स्ट इन आईईए न्यूज सीरीज ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन स्टॉक टेकिंग प्रोग्रेस टुवर्ड द पेरिस एग्रीमेंट। अब देखिए इसमें क्या है ना, CO2 इमिशन के लिए एक रिपोर्ट उन्होंने बनाई है, ये सब तो बेसिक है। अब मैं इसमें कुछ चीजें आपसे पूछ रहा हूँ, वो बताएंगे। आप ये बताइए कि COP27 कहाँ हुआ, पहला चीज। दूसरा चीज आप ये बताइए मुझे कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो कहाँ हुआ, ठीक है, किस ईयर में हुआ और किस लिए हुआ क्योटो प्रोटोकॉल। तीसरा मुझे बताइए कि क्योटो आपको पता ही होगा, हाँ मुझे लगता है। और मॉन्ट्रियल कहाँ हुआ, मॉन्ट्रियल कहाँ हुआ और किस लिए हुआ, ठीक है। और चौथा आप मेरे ये तीन चीज़ें आप मुझे पहले बताइए, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में, उसके बाद चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है कि मार्च का फर्स्ट पार्ट आपका हो गया और अभी सेकंड पार्ट भी आ जाएगा कल, आप देख लीजिएगा। और मार्च का सेकंड पार्ट भी थोड़ा सा अच्छा ही है, मुझे लगता है ये न्यूज़ काफ़ी अच्छी थी, जितने इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे वो मैंने रखा था। और थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में अप्रिसिएट किया करिए अगर आपको पसंद है, ठीक है। तो थोड़ा सा उससे एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए ये चीज़ें करने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।